हेलो folks, वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक्स टॉक। दिस इज CA श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है क्या? जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन में क्या है कि एक असेसी, कोई भी असेसी जिसकी इंडिया में भी इनकम हो रही है प्लस इनकम फ्रॉम अदर कंट्री भी हो रही है और दोनों ही कंट्रीज में टैक्स लेवे हो रहा है, that is called double taxation and double taxation avoidance agreement, जिसमें उस असेसी का जो डबल टैक्स हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए जो अग्रीमेंट, उसको रिलीफ देने के लिए जो अग्रीमेंट हुआ है उसको कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एक असेसी, कोई भी इंडियन असेसी है और उसको कोई फॉरेन इनकम भी हो रही है, इनकम फ्रॉम अदर कंट्री भी हो रही है और उस पर टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है या उस कंट्री में असेसी टैक्स भी पे कर रहा है और फिर इंडिया में भी वो इनकम को ऐड किया जाएगा क्योंकि वो रेजिडेंट तो इंडिया का ही है। तो इस तरह से दो जगह, दो कंट्रीज में असेसी एक इनकम के लिए टैक्स पे कर रहा है, तो उससे कैसे रिलीफ मिल सकता है, हम उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ, एक असेसी को हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ DTAA। तो कोई भी असेसी जिसको इनकम फ्रॉम इंडिया भी है और इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री भी है, जिसमें फॉरेन कंट्री की इनकम पर भी फॉरेन कंट्री टैक्स पे कर रही है, फॉरेन कंट्री में भी टैक्स पे हो रहा है या टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो इस केस में उस असेसी को, उस इंडियन रेजिडेंट को रिलीफ मिल सकता है। अब रिलीफ दो तरीके से मिल सकता है, एक तो बायलैटरल रिलीफ और एक यूनिलैटरल रिलीफ। अब बायलैटरल रिलीफ क्या होता है, यूनिलैटरल रिलीफ क्या होता है? बायलैटरल रिलीफ होता है जिसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन हुआ होता है उस फॉरेन कंट्री के साथ, और यूनिलैटरल रिलीफ वो होता है जिसमें कोई भी अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन नहीं है किसी भी कंट्री के साथ। जहां पे हम बायलैटरल रिलीफ की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि हाँ, उस कंट्री के साथ, जो भी फॉरेन कंट्री है, उस कंट्री के साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन होगा। सेकेंड, वो रिलीफ किस टाइप का हो सकता है? या तो वो एग्जम्पशन होगी कि इधर इन इंडिया और इन दैट फॉरेन कंट्री जो भी इनकम अराइज होगी उस पे या तो लोअर रेट पर टैक्स एप्लीकेबल होगा या वो फुली एग्जम्प्ट होगा एक कंट्री के टैक्स पर, या फिर उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। इस तरीके से दो टाइप के रिलीफ मिल सकते हैं, या तो एग्जम्पशन अवेलेबल होगी या फिर उस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। अगर हम DTA और बायलैटरल रिलीफ की बात करते हैं तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 90 एप्लीकेबल होगा और सेक्शन 90A एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 90 में कौन सी सिचुएशन फॉल करेगी? रिलीफ अग्रीमेंट या टैक्स ट्रीटी कोई भी साइन करती है दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, देन इट विल फॉल अंडर सेक्शन 90। सेक्शन 90A भी बिल्कुल सिमिलर है सेक्शन 90 से, बट फर्क इतना है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ, दूसरी कंट्री की, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी साइन करेगी, अग्रीमेंट साइन करेगी, नेगोशिएशन साइन होंगी। मगर जो 90A है उसमें स्पेसिफिक एसोसिएशंस के बीच में अग्रीमेंट होगा। कोई भी स्पेसिफिक एसोसिएशन इंडिया विल कम इनटू एन अग्रीमेंट विद द स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ द फॉरेन कंट्री, जो कि किसी एक लॉ के अंडर एस्टैब्लिश हुई होनी चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं RBI का, जो कि एक स्पेसिफिक एसोसिएशन है। तो इन दो स्पेसिफिक एसोसिएशंस के बीच में जो भी टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिलीफ या टैक्स के लिए नेगोशिएशंस होंगी और जो भी अग्रीमेंट साइन होगा दैट विल फॉल अंडर 90A। हर कंट्री के लिए जो भी अग्रीमेंट है, जो भी नेगोशिएशंस हैं, वो सब डिफरेंट होंगी। कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है इंडिया का हर कंट्रीज के साथ। हर कंट्री के साथ अलग अलग और सेपरेट अग्रीमेंट साइन होता है। टिल नाउ कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं है जो कि सभी कंट्रीज के साथ, सभी फॉरेन कंट्रीज के साथ इंडिया ने अग्री की हो या और कंट्रीज ने इंडिया के साथ अग्री की हो। हर कंट्री का अलग DTA होता है। तो ये तो बात थी जहां पे DTA अवेलेबल है और बायलैटरल रिलीफ अवेलेबल है असेसी के लिए। अब उस केस में क्या होगा जहां पे कोई अग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ या टेरिटरी के साथ नहीं हुआ हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा सेक्शन 91 एप्लीकेबल होगा, जिसको बोलते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। और यूनिलैटरल रिलीफ की जो मेन पॉइंट है उसमें उस कंट्री के साथ DTA अवेलेबल नहीं होगा। उस केस में जो भी असेसी की इनकम होगी वो फॉरेन इनकम असेसी की इंडियन इनकम के साथ ऐड कर दी जाएगी और उसमें टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा जिसकी एक
स्पेसिफिक कैलकुलेशन है। तो इस तरह से अगर मैं रिलीफ को समराइज करती हूँ, बायलैटरल रिलीफ को और यूनिलैटरल रिलीफ को, तो उसमें यही मेजर डिफरेंसेस है। जो बायलैटरल रिलीफ है उसमें DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अवेलेबल है, जो यूनिलैटरल रिलीफ है उसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है। जो बायलैटरल रिलीफ है उस पर सेक्शन 90 और 90A एप्लीकेबल होगा, यूनिलैटरल रिलीफ पर सेक्शन 91 अवेलेबल होगा। जो बायलैटरल रिलीफ है उसमें एग्जम्पशन या फिर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। जो यूनिलैटरल रिलीफ है उसमें एग्जम्पशंस तो अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन या अग्रीमेंट साइन नहीं है। तो उस केस में जो इंडियन गवर्नमेंट है असेसी को रिलीफ देने के लिए टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी अलाउ की है। तो इस तरह से कोई भी एक रेजिडेंट इंडियन है और उसको मोर देन वन कंट्री कोई भी इनकम अराइज हो रही है और दो कंट्रीज मोर देन वन कंट्री और टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, इस तरह एक असेसी इंडियन असेसी रेजिडेंट इंडियन असेसी रिलीफ ले सकता है अपने टैक्स का। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे जो भी अभी हमने बात की है उसमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी और पता चलेगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर ए रेजिडेंट इंडियन है जिनको सैलरी से इनकम हुई है, सैलरी फ्रॉम इंडिया से इनकम हुई है 6 लाख रुपीस की, और ऐसे ही उनको कुछ समय के लिए यूएस जाना पड़ा। वहां पे एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो उनको इनकम हुई है वो हुई है 10 लाख रुपीस। जो वहां पे यूएस गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है 10 लाख रुपीस के ऊपर, वो पे किया है 2 लाख रुपीस एट द रेट ऑफ 20%। 10 लाख इंटू 20% इज 2 लाख। तो अब क्या होगा कि 16 लाख की टोटल इनकम हुई है जिस पर 10 लाख पर 2 लाख रुपीस ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट कर चुकी है, टैक्स ले चुकी है असेसी से। तो अब जब मिस्टर ए इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो सबसे पहले 6 लाख प्लस 10 लाख इक्वल टू 16 लाख। 16 लाख पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि बनता है टोटल अमाउंटिंग टू रुपीज इंक्लूडिंग HEC। जो टोटल अमाउंट बनता है वो होता है 2,26,200। तो ऑलरेडी जो टैक्स डिडक्टेड है वो 2 लाख है, तो उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा 2 लाख का। तो इसमें एक पॉइंट होता है, तो हम प्रोपोर्शनेटली जितना भी टैक्स बनता है उस फॉरेन इनकम का कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा प्रोपोर्शनेट टैक्स आएगा और जो हमारा फॉरेन कंट्री में टैक्स डिडक्टेड है जो भी इन दोनों में से लोअर होगा उतने का रिलीफ मिल जाएगा। तो अभी जो हमारा इंडिया में टैक्स बना वो बना था 2,26,200। तो इसका मैं प्रोपोर्शनेट अगर निकालती हूँ तो 2,26,200 इंटू 10 लाख जो मेरी फॉरेन इनकम थी डिवाइडेड बाय 16 लाख जो मेरी टोटल इनकम थी। तो जो मेरा फॉरेन इनकम पर टैक्स आता है वो आता है 1,41,375। अब 1,41,375 और ₹2 लाख विच एवर इज लोअर, तो मेरा लोअर वन हो गया 1,41,375। अब जो मेरा पूरा टैक्स बना था उसमें से मैं ये रिलीफ डिडक्ट कर दूंगी, दैट इज 2,26,200 माइनस 1,41,375 इक्वल टू ₹84,825। अब मेरा जो टोटल टैक्स पेएबल बनेगा इंडिया में वो बनेगा 84,825। इस तरह से एक असेसी अपना रिलीफ क्लेम कर सकता है। और ये सब कैसे अवेलेबल होगा, हमारा सेक्शन 90, 90A, 91 सेक्शन के अंडर अवेलेबल होगा। अब जब असेसी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होगा तो उस असेसी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ एक फॉर्म 67 भी फाइल करना होगा, जो कि फॉर्म 67 है स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। जो भी हमारी फॉरेन कंट्री से इनकम हुई है और वहां का टैक्सेशन है तो उसका ही एक सिंपल सा फॉर्म है जो कि असेसी को अपनी ITR फॉर्म के साथ साथ फाइल करना होगा। इस तरह से एक असेसी अगर उसको अदर देन इंडिया भी कोई फॉरेन इनकम हुई है और जिसपे टैक्स डिडक्ट हुआ है या टैक्स पे किया है फॉरेन कंट्री में, एक असेसी इंडिया में भी उस टैक्स का रिलीफ ले सकता है। आई होप आपको DTA के रिगार्डिंग और रिलीफ ऑफ टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है या क्वेरी है प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।